अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे चैनल की एक और किस्त आपके सामने बयान की जा रही है। मैंने दिफाई असूल को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले उससे जान छुड़ाने का सोचा और अगले लम्हे वो मर्ग बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। असलन मुझे ब्रिगेडियर प्रकाश के मरते ही वहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगा देख कर मेरा हौसला बढ़ता गया। बकौले उस्ताद मोहतरम, स्नाइपर की मिसाल अंधेरे के तीर जैसी होती है कि जाने किस वक्त कहाँ से निकल कर गर्दन से पार हो जाए। नज़र ना आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज़्यादा होता है। अगली ठग ने एक और की ज़िंदगी छीन ली थी। कोई चींचा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिरी जीप स्टार्ट करके रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज़्यादा पीछे हटना उसे नसीब नहीं हो सका था। मेरी चलाई हुई गोली ने उसे स्टीयरिंग पर लेटने पे मजबूर कर दिया था। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकाल कर सरपट दौड़ पड़े। मेरी राइफ़ल की रेंज से निकलने से पहले दो मज़ीद रूहें अपने फ़ानी जिस्म से रूठ कर महवे परवाज़ हो चुकी थीं। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर इनके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। इनके आउट ऑफ रेंज होते मैं सिरत से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। आम लिबास के ऊपर पहना गली सूट चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए बहुत ज़रूरी था। गली स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी इस्तिलाह है जो एक ज़माने में इन खास दारुओं के लिए इस्तेमाल होती थी, जो अपने बादशाह की ज़मीनों में नाजायज़ तौर पर शिकार खेलने वालों से हिफाजत करते थे। इसके साथ साथ गली घास में मुकम्मल तौर पर छुप कर बिला हरकत पड़े रहते और हिरन का इंतज़ार करते। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथों से दबोच कर और बादशाह के हजूर पेश होकर हिरन का तोहफ़ा देते और इनामों कराम से नवाजे जाते। छुपाओ तबलीग के इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। आज के जदीद दौर में गली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गली सूट तैयार कर रहे हैं, जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तुर्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने गली सूट उतारे बगैर चलता गया। वहाँ से जितना मैं जल्दी गायब हो जाता उतना ही बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे हाथ साथ जो करना था, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी अक्ल बीना की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बॉटल भर कर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतरवाई शुरू हो जाती है। उतरवाई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूँकि मैं बाकायदा रास्ते से नहीं जा रहा था, इसलिए इस हिम्मत की दुरुस्ती के लिए मैं गाहे बगाए कंपास पर भी नज़र डाल लेता था। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उभर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियाँ वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थीं। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 से बाकदर थी और बदकिस्मती से वहाँ से 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकड़ी पर इंडियन आर्मी का एक सेक्टर मौजूद था, जहाँ से नाले का ये दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेट कर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। फिर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे सेक्टर में से नीचे उतरकर नाले की सीमत आता दिखाई दिया। वो यकीनन जायवकू की जानिब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था, जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए वकू की जानिब बढ़ते गए। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज़ रफ्तारी से चलते हुए इस जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मिल गई होती और ऐसी सूरत में मेरा मारा या पकड़े जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन संभाल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ी के मज़ीद अंदर घुसक गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साकित लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज़ खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही इनकी बातों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों ज़बानों में बात कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। इनके करीब आने तक झाड़ी के तन्ने और शाखों पर फिरते हुए चींटियों ने मेरे बदन पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चींटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत ही बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकवी जानिब और नाक की जड़ में दोनों ने बड़े मज़े से दांत गाड़ रखे थे। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटक सकता। नाजरीन, हमारे चैनल की अगली किस्त मज़ीद बयान की जाएगी।